तो आज हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ये हो सकते हैं बच्चा जब ऑर्गन बन रहे होते हैं एम्ब्रियो में, या फिर ये हो सकता है कुछ कारण की वजह से। अगर मदर को कोई हैबिट है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, कोई इन्फेक्शन होता है मदर को, या फिर कोई रीज़न के कारण कोई क्रोमोसोमल डिलीशन, ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त, एंड इट लीड्स टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। अगर इनको अर्ली डिटेक्ट नहीं किया गया और इनको ट्रीट नहीं किया गया, तो ये फ्यूचर में जो बेबी है, जब वो बड़ा होगा तो ये सिम्टम्स इनके सीवियर होंगे, और ये कन्वर्ट हो सकते हैं सीवियर अरिथमियाज हो सकता है पेशेंट को हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाएगा। ओके, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ये एंटिटी जो है, ये न्यूबॉर्न बेबीज में दिखकर आती है, और ये पहले तो असिम्प्टोमेटिक रहते हैं पेशेंट, बट विथ एज एंड विथ जो भी सिम्प्टोमेटिक ये सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी जैसे पेशेंट की, बच्चे की, वैसे ये सिम्टम्स और इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। तो टू अंडरस्टैंड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, पहले हमको कंजेनाइटल जो फीटल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन होता है, उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन समझना ज़रूरी है। तो फीटल सर्कुलेशन के 4 मेजर चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी है। पहले तो है ये अम्बिलिकल वेन, ठीक है? पहली चीज़ जो है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन। दूसरी चीज़ है अम्बिलिकल आर्टरीज। तीसरी चीज़ है दिस फोरामेन ओवल, ठीक है? फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, ठीक है? फोरामेन ओवल, foramen oval, and the fourth one is this ductus arteriosus. ये 4 चीजें जो है ये डिफरेंट है नॉर्मल सर्कुलेशन से। दिस इज फीटल सर्कुलेशन, दिस इज न्यूबॉर्न बेबी का, या फिर अडल्ट अडल्ट सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे अभी वो कह रहा है, वो देखना है हमको। तो जब जब बेबी जो है वूम में होता है, तो क्या हो रहा होता है कि लंग्स जो है, लंग्स ये फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है? लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं मतलब क्या, कि जो भी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, O2 जो आरबीसी के साथ मिलने वाला होता है, वो लंग्स से नहीं होता, वो होता है कहाँ पे से, यहाँ पे प्लासेंटा है, प्लासेंटा में आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेट होती है, ठीक है? यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेट होता है और फिर एंटर करता है अम्बिलिकल वेन के मदद से, और ये अम्बिलिकल वेन असेंड होती है इंफीरियर वेना कावा के साथ, एंड जो ब्लड है ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है जब वो राइट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक है? राइट एट्रियम में जैसे ही पहुंचेगा ब्लड, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ब्लड का पार्ट जो है वो जाएगा फोरामेन ओवल के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में, एंड एक पार्ट जाएगा लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में। ओके, तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, पहली बात तो प्लासेंटा से आ रहा है। दूसरा, ये ब्लड जा कैसे रहा है, अम्बिलिकल वेन से जा रहा है, ठीक है? अम्बिलिकल वेन से जाके आधा पार्ट जो है वो वेंट्रिकल्स में कलेक्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में, और आधा पार्ट कलेक्ट हो रहा है लेफ्ट एट्रिया में। अब ये जो ब्लड है लेफ्ट एट्रिया वाला, इसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है? ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पुश हो जाएगा, और बाकी का इसका हमको पता ही है कि ये फिर ऑर्गन्स को जाएगा, ब्रेन को जाएगा, हार्ट के आर्टरीज को जाएगा, और बाकी के नीचे सिस्टमिक ऑर्गन्स जो भी है, जैसे कि लिवर हो गया, किडनी हो गया, और पैर की आर्टरीज हो गई, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? इसकी जर्नी हमको पता है। बट जो यहाँ पे हो रहा है कलेक्ट, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है,
वो हल्का हल्का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा, क्योंकि वेन्स जो है वो हमको पता है कहाँ आती है, राइट, एट्रियम में आती है। वीनस ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा, वीनस ब्लड के साथ ये आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो पर्पलिश दिख रहा है थोड़ा सा ब्लड, ये क्या सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे वीनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड दोनों मिक्स हो चुके हैं। ओके, तो वीनस एंड आर्टेरियल ब्लड जब मिक्स हो जाएंगे, तब ये यहाँ का जो है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हमको पता है इज कनेक्टेड विथ हमारे पल्मोनरी आर्टरीज के साथ। तो पल्मोनरी आर्टरीज में ये राइट वेंट्रिकल में जो कलेक्ट हुआ हुआ 50% ऑक्सीजनेटेड एंड 50% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पुश होगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जाएगा लंग्स के पास टू नरिश नरिश द लंग्स। ठीक है, नरिश करने के लिए वहां पे ये ब्लड जा नहीं रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, बट टू नरिश द लंग्स, जो भी लंग्स के अराउंड के स्ट्रक्चर्स है उनको नरिश करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए ये रोल प्ले नहीं कर रहा है फिलहाल लंग्स। ठीक है, तो सिर्फ लंग के टिश्यूज को नरिश करेगा, ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अभी तक लंग्स एक्सपैंड नहीं हुए हैं। ठीक है, लंग्स जब एक्सपैंड होंगे तब वो ऑक्सीजनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है ये थोड़ा बहुत ब्लड लंग्स के पास जा रहा है, और बाकी बचा कुचा जो ब्लड था जो राइट वेंट्रिकल ने पुश किया था पल्मोनरी आर्टरी में, वो बाकी का ब्लड जो है वो एओर्टा में पुश हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस ये क्या है, कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ठीक है, इसका फंक्शन यही है कि ये जो है मेजर क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है या फिर जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड है उसका मिक्सचर है वो कहाँ पुश करे, मेजर पोर्शन पुश करे एओर्टा में। ओके, तो ये डक्टस आर्टेरियोस अपना काम कर देगी, और ये पार्शियली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पे एओर्टा में आ जाएगा, और मेजर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो तो एओर्टा में ऑलरेडी था ही। तो ये दोनों मिक्स होके ब्लड बाकी के ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि डक्टस आर्टेरियोसिस का काम कर रही है। अभी जो ब्लड यहाँ से नीचे पुश हुआ है ये क्या होगा, इसको हमको ऑक्सीजनेट करना जरूरी है ना, लंग्स तो ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड अम्बाइलिकल आर्टरीज की मदद से जाएगा प्लासेंटा के पास। ठीक है, प्लासेंटा ये ब्लड कलेक्ट करेगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन जो है वो मदर के सर्कुलेशन से ऑक्सीजन लेके ये प्लासेंटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को है ऑक्सीजनेट कर देगी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाएगा अम्बिलिकल वेन की मदद से वापस से ऊपर की तरफ, जो हमने जर्नी देखी इसकी ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे ही ये बच्चा बर्थ हो जाएगी बच्चे की, ठीक है, जैसे ही बर्थ हो जाएगी तो ये जो पार्ट है एक फर्स्ट वाला डक्टस आर्टेरियोसस वाला, फोरामेन ओवल वाला, अम्बाइलिकल वेन वाला एंड अम्बाइलिकल आर्टरीज वाला, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और रुडिमेंट्री उसके टिश्यूज रह जाएंगे जिसको हम बोलेंगे डक्टस वेनोसस। किसको, अम्बाइलिकल वेन के रिमेनेंट को बोलेंगे हम डक्टस वेनोसस। ठीक है, अम्बाइलिकल आर्टरीज भी क्लोज हो जाएंगे और उसके भी रेमेनेंट रह जाएंगे, और डक्टस आर्टेरियोसिस का जो पार्ट है वो भी रुडिमेंट्री कनेक्शन बन के रह जाएगा बिटवीन पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा, एंड द फोरामेन ओवल इसका भी क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, अभी इनमें से कोई भी चीज अगर बराबर से क्लोज नहीं हो पाए, कौन सी, या तो ये और या तो ये क्या कर सकते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, हमने मूवीज में सुना है कि बच्चे के दिल में छेद है, तो वो ये छेद हो सकते हैं कौन से, या तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट रह गई होगी, या तो ये फोरामेन ओवल पेटेंट रह गई होगी। तो इसलिए ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है। ठीक है, अभी फीटल सर्कुलेशन हमको समझ गया। अभी हमको कौन कौन से कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं वो देखना है। तो पहला मालफॉर्मेशंस क्या हो सकता है, वो हो सकता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अभी हमको पता है कि हार्ट का एम्ब्रियोजेनेसिस थोड़ा पेचीदा है, इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही चीज़ें एक साथ मिल के फिर वो बनता है। तो हार्ट जो है
ट्यूब के फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये ट्यूब क्या होती है, एक दूसरे में फोल्ड होती है और ये क्या करती है, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज बनाती है। एक तो ऑक्सीजनेटेड, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए पाथवे बनेगा, चेम्बर्स बनेंगे, और एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए चेम्बर्स बनेंगे, ठीक है। तो बनते बनते अगर ये ट्यूब में कुछ डिफेक्ट रह जाए, ओके, कुछ डिफेक्ट रह जाए, तो ये हार्ट का बनना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और बीच में कुछ तो गैप या फिर होल, ये सारी चीज़ें रह जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक डिस्कस कर रहे हैं हम, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा कि राइट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इनके बीच में एक होल रह जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ट्यूबुलर फॉर्म में ग्रो होते हैं और सेपरेट होते हैं, बट कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे एक सेप्टम होती है, मेम्ब्रेनस सेप्टम, वो पूरी तरह से फ्यूज नहीं हो पाती और होल परसिस्ट कर जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पुश होगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पुश होगा, ठीक है। दिस इज द कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग विच कैन ऑकर, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द केसेस, ठीक है। तो बच्चे के दिल में छेद है बोल दिया, तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा हम पकड़ के चल सकते हैं, ओके। उसके बाद में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हमको पता है कि फोरामेन ओवल होती है बिटवीन टू एट्रियाज, ठीक है। ये राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में फोरामेन ओवल होती है। अगर फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पाए तो क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा। और फिर क्या होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज शंटिंग। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो इसको हम लेफ्ट टू राइट शंटिंग बोलते हैं। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हम इसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट शंटिंग, ठीक है। उल्टा वाला लेफ्ट टू राइट, ऐसा वाला राइट टू लेफ्ट, ठीक है, शंट जब रिवर्स हो जाए। अभी इसके बाद में परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब डक्टस आर्टेरियोसिस हमने देखा था कि क्या था, ये पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा का बीच का कनेक्शन था, ठीक है। ये एओर्टा है और ये यहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरीज, ये लंग्स को सप्लाई करेंगी। तो ये जो कनेक्शन बीच में था एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में, जिससे क्या हो रहा था, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली एओर्टा में पुश हो रहा था। अगर ये रह जाए तो डिजीज बोलते हैं हम इसको परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, अकाउंट्स फॉर 10%, ये भी 10%, ये 30%। अब बाकी के जो है वो बहुत माइनर है, ओके। पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये क्या हो सकता है, पल्मोनरी जो वाल्व्स है वो बराबर से खुल नहीं रही, उसकी वजह से हो सकता है। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टा का जो पॉइंट है जहाँ पे तीन आर्टरीज जो निकलती हैं यहाँ से, उसके जस्ट नीचे, जस्ट पास में इसके डक्टस आर्टेरियोसिस के यहाँ पे कहीं तो एक इस्थमस होता है, ठीक है। अगर ये इस्थमस प्रॉपरली क्लोज, प्रॉपरली डिसॉल्व ना हो पाए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है आर्टरी के बीच में, ठीक है। इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड जो है ये नॉर्मल प्रेशर से एंटर होता है यहाँ से ब्लड नॉर्मल प्रेशर से एंटर होता है, और जो हेड एंड नेक की तरफ जाने वाली आर्टरीज होती है उनमें भी प्रेशर नॉर्मल होता है। बट इसके नीचे का पार्ट है यहाँ पे नॉर्मली स्मॉल होने की वजह से जो लूमेन है यहाँ पे आर्टरी का, ये बहुत ही छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कोएरेक्टेशन। तो यहाँ से जो है ब्लड जो जाएगा वो छोटे लूमेन से जाएगा, तो प्रेशर यहाँ पे जो है बड़ा हुआ फील होता है। एंड थोड़ा सा डिले होता है यहाँ के पल्स में, मतलब यहाँ से निकलने वाली जो रेडियल आर्टरी है, मतलब यहाँ से निकलने वाली जो रेडियल आर्टरी है और नीचे लेग की फेमोरल आर्टरी है, दोनों में थोड़ा सा पल्स में डिले हमको फील होता है, जिसको बोलते हैं रेडियो फेमोरल डिले। तो ये कोएक्शन ऑफ एओर्टा में दिख कर आता है।
जो कि 7% ऑफ द टोटल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में अकाउंट करती है। ओके, नेक्स्ट इज एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस हमने पढ़ चुके हैं कि एओर्टा की एओर्टिक वाल्व जो होती है, अगर वो बराबर से ओपन क्लोज या फिर उसका लुमेन छोटा हो जाए तो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो भी एक तरह का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। दिस इज अ सिंड्रोम। यहाँ पे बहुत सारी मतलब 4 मेजर चीज़ें दिख कर आती है जो कि हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली द लास्ट वन इज कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेटर आर्टरीज। अब हमको पता है कि राइट वेंट्रिकल जो है उससे निकलती है पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे निकलती है एओर्टा। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज में क्या होता है कि एओर्टा निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी निकलती है एओर्टा निकलती है राइट वेंट्रिकल से एंड पल्मोनरी आर्टरी निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसके कारण क्या होता है कि जो सारा का सारा O2 वाला ब्लड है, मतलब क्या सैचुरेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो वाला ब्लड जाता है सारे सिस्टमिक ऑर्गन्स की तरफ, जिसके कारण क्या होता है कि ऑलरेडी अनसैचुरेटेड ब्लड ऑर्गन्स में है और अनसैचुरेटेड ब्लड जा रहा है, तो जिसके कारण पेशेंट में साइनोसिस डेवलप होता है, ठीक है, साइनोसिस और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे डिजीजेस जो है इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड ब्लड है वो मेजर केसेस में सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिधर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। इसलिए सारे जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हम देखेंगे उनमें कभी ना कभी साइनोसिस दिख के आएगा, ठीक है। तो साइनोसिस इज द चीफ प्रेजेंटिंग साइन इन एनी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। उसके बाद में जो है हार्ट फेलियर है बिकॉज ऑफ द प्रेशर वेरिएशन, जो प्रेशर वेरिएशन होते हैं हार्ट में बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट्स, उसके कारण हार्ट फेलियर ये कॉमन फीचर होता है। ये बच्चों में बर्थ में ही दिख कर आ सकता है या नियोनाटल पीरियड में दिख के आ सकता है। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होगा इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में साइनोसिस तो फीचर रहेगा ही रहेगा, हार्ट फेलियर भी रहेगा एंड मर्मर्स डेवलप होंगी। उसके अलावा क्या होगा, अरिथमियाज एंड फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड में हार्ट फेलियर जैसे यहाँ दिख रहा था वो और एग्जासर मतलब वो और बुरा होते चला जाएगा, ओके। एंड मर्मर्स रहेंगी, अरिथमियाज रहेगा, एस्मेंजस सिंड्रोम रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, ठीक है, कोएक्रेशन ऑफ एओर्टा में। उसके अलावा व्हाट इज एस्मेंजस सिंड्रोम, ये आगे की स्लाइड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीवियस कार्डियक सर्जरीज लाइक अरिथमियाज, हार्ट फेलियर, सेकेंडरी टू स्कारिंग, ये सब चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी ये जो प्रेजेंटिंग फीचर्स है इनको और डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं अभी, ओके। तो सिम्टम में बी एब्सेंट, मतलब क्या, पेशेंट अगर माइल्ड फॉर्म ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो तो सिम्टम्स एब्सेंट रह सकते हैं, ठीक है। या फिर द चाइल्ड में बी ब्रेथलेस, ठीक है। अभी ब्रेथलेस क्यों रहेगा, अभी इसके लिए हम पहले हार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये हार्ट है। अभी मोस्ट कॉमन जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जो हमने देखा था पिछले साइड में वाज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके, 30% अकाउंट करते हैं। तो उसका ही एग्जाम्पल लेके हम क्लिनिकल फीचर स्टडी करते हैं सारे, ओके। तो तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो पार्ट है वेंट्रिकल का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये बराबर से फॉर्म नहीं हो पाता, ये बराबर से फॉर्म नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक होल रह जाता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे पुश होगा, ओके,
क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका प्रेशर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, एंड वी नो दैट कि जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है फ्लूइड वहाँ से जो लो प्रेशर एरिया होता है उस तरफ फ्लो होता है। तो जब यहाँ पे सिस्टोल आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो क्या होगा, ब्लड एओर्टा में तो पुश होगा ही होगा, बट ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में भी पुश होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो ये राइट वेंट्रिकल जो है ये कनेक्टेड होता है किससे, पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, तो यहाँ फ्लूइड ओवरलोड होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड होगा, ठीक है। यहाँ कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में फ्लूइड ओवरलोड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लंग्स में भी फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा। ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे होल है, यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, इसकी स्ट्रेचिंग बढ़ रही है, इसको बहुत ताकत लगाना पड़ रही है टू थ्रो द ब्लड इनटू, कहाँ पे, थ्रो दिस ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज, इसको ताकत लगाना पड़ रही है, तो इसकी क्या हो रही है, मसल हाइपरट्रॉफी हो जा रही है। ओके, मसल हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे बढ़ जा रहा है जिसके कारण पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है, ठीक है। अभी हमको पता है जो क्वांटिटी में ब्लड यहाँ से बाहर निकलना चाहिए था उस क्वांटिटी में ब्लड यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है सिस्टोल के वक्त, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द ब्लड इज एंटरिंग दिस राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और यहाँ से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा में जाना चाहिए था वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं जा पा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए थी पेशेंट की वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी के पार्ट्स को मिल नहीं पा रहा है, ऑर्गन्स को मिल नहीं पा रहा है, तो ऑर्गन्स आर लैकिंग न्यूट्रिशन एक तरीके से। ओके, अभी मर्मर्स एंड थ्रिल्स एंड साइंस ऑफ कार्डियोमेगाली भी दिख के आती है। अब यहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है तो इसकी कार्डियोमेगाली ऑब्वियसली दिख के आएगी। ओके, अभी मर्मर्स कैसे हो रही है कि ये फ्लूइड जो है यहाँ से यहाँ पे एंटर हो रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल। ओके, ठीक है, फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे एंटर हो रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल, फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे ऐसे एंटर हो रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल, तो ये फ्लूइड जो है ये नॉर्मल स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन से नहीं जाएगा, ये टर्बुलेंट वे में एंटर करेगा, तो ये वॉल्स को हिट करते हुए यहाँ पे एंटर होगा, तो ये वॉल को जब हिट करता है तब ये मरमर्स हमको सुनाई देती है। नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि ये ब्लड आराम से निकल जाता है, पास हो जाता है और आर्टरीज को कुछ धक्का नहीं लगता ज़्यादा, बट जब ये टर्बुलेंट हो जाता है ब्लड जो है हार्ट के तरफ बार बार हिट करता है, ब्लड जो है ये आर्टरीज के वॉल को हिट करता है, और हिट करने की वजह से क्या होता है, हमको ये मरमर सुनाई देती है, ठीक है। रेडियो फेमोरल डिले हमने पढ़ लिया, सेंट्रल साइनोसिस होगा एंड डिजिटल क्लबिंग होगी, सेंट्रल साइनोसिस के बारे में भी हमने देखा, बट इसको और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि क्यों हो रहा है। अभी इमेजिन करो सिनेरियो कि राइट वेंट्रिकल जो है इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, और इसकी हाइपरट्रॉफी इतनी सीवियर हो गई है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इसके सामने बहुत ही छोटा दिख रहा है, मतलब बहुत ही पतला सा दिख रहा है। अब बताओ कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड यहाँ पे कलेक्टेड है, ठीक है,
अभी तक हमको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा था व्हेन एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, इसलिए ब्लड यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा था। बट अब ऐसा हो जाएगा कि इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है राइट वेंट्रिकल की, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया है इसकी हाइपरट्रॉफी होने के बाद। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल का कम हो गया है, ऐसा सिनेरियो हो गया है अभी। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल का कम हो गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कलेक्टेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज में तो जाएगा ही जाएगा, प्लस वो कैसा होगा, यहाँ पे भी एंटर होगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल जा रहा था हम बोलते थे इसको लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है तो इसको हम रिवर्सल ऑफ शंट बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ शंट, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है इस सिंड्रोम को बोलते हैं हम एस्मेंजर सिंड्रोम, ओके। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो हमने समझ लिया, इसको बोलते हैं एस्मेंजर सिंड्रोम। जब रिवर्सल ऑफ स्टंट हो जाता है, शंट हो जाता है, ब्लड राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसको एस्मेंजर सिंड्रोम बोलते हैं हम, ओके। इसी के कारण क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ का वो एंटर होगा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, और जिसके कारण सेंट्रल साइनोसिस दिख के आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ डिजिटल क्लबिंग मुफ्त, ठीक है। अब जो ब्लड यहाँ पे जाना चाहिए था इनिशियल स्टेज में वो यहाँ पे जा नहीं रहा था, ठीक है। तो एओर्टा में जो प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए एचएनएफ आर्टरीज की तरफ जाने वाला, वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो जो ब्रेन की तरफ जाने वाली आर्टरी उनमें भी प्रेशर उतना खास नहीं होगा, जिसके कारण पेशेंट को सिंकोप जैसे फीचर दिख के आएंगे, ओके। क्लिनिकल फीचर्स आई होप समझ में आए सारे सबको। अभी हम देखते हैं एक एक करके जो डिजीजेस हमने सुने हैं नाम जिनके, अभी ऊपर वाली स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में हमने जो जो सुने हैं उनको देखते हैं। मेजर 3 देखने वाले हम, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, persistent ductus arteriosus एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये 3 मेजर हम देखने वाले हैं, ओके। तो पहले देखते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन बोलता है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, 1 in 500 बर्ड्स, ठीक है। 500 बच्चे अगर जन्म रहे तो उन 500 में से एक को ये डिजीज होना ही होना है, सबसे कॉमनेस्ट है। मे ऑकर अलोन और एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो ये अकेले भी हो सकता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या फिर ये किसी और डिफॉर्मिटी के साथ भी हो सकता है, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, या फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ओके। पैथोजेनेसिस कैसा है इसका, अभी क्या होता है कि ड्यू टू इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल्स जब बनते हैं तो वो ट्यूब फॉर्म में बनते हैं। ये ट्यूब्स क्या होती है, एक दूसरे में फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद 2 वेंट्रिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेप्टम बनती है 2 वेंट्रिकल्स के बीच की, इमेजिन करो हार्ट, ठीक है, ये है एट्रियल इंटरएट्रियल सेप्टम, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होता है कि ऊपर का जो पार्ट रहता है वो मेम्ब्रेनस होता है, ओके, और नीचे का पार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है। तो ये मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर पार्ट के बीच में जो जंक्शन है उसको बोलते हैं हम पेरी मेम्ब्रेनस, ठीक है, पेरी मेम्ब्रेनस एरिया, ठीक है। वहाँ पे डिफेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं एट जंक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर पार्ट। तो ये मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर पार्ट के जंक्शन पे कहीं तो डिफेक्ट हो सकता है, होल रह जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड जो है यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। अभी क्लिनिकल फीचर्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए, शंट होगा लेफ्ट टू राइट ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टोल लेफ्ट टू राइट शंट होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो उसके बाद कारण क्या सुनाई देगी, पैनसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगी एट लेफ्ट स्टर्नल एज रेडिएटिंग अक्रॉस प्रीकॉर्डियम, ठीक है। स्मॉल वेंट्रिकुलर डिफेक्ट रहा तो जितना छोटा होल उतना प्रेशर से ब्लड
वहाँ से जाएगा, उतनी लाउड मरमर सुनाई देगी, ठीक है। नो हेमोडाइनेमिक कॉम्प्रोमाइज, तो ये लाउड मरमर को हम मेलाडी मेलाडी डी रॉजर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा ब्लड का, तो सॉफ्ट मरमर सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद में मे प्रेजेंट एज इन्फेंट में अगर दिक्कत आता है, हार्ट फेलियर होता है एट 4 to 6 weeks, नॉट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, 4 to 6 weeks के बाद इन्फेंट में हार्ट फेलियर के साइंस दिख के आएंगे। ओल्डर चिल्ड्रन अडल्ट में मरमर दिख के आएगी एंड माइनर हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस दिख के आएंगे। और रेयर केसेस में एस्पेंजर सिंड्रोम डेवलप होगा, जिसमें राइट टू लेफ्ट शंटिंग डेवलप हो जाएगी, ओके। स्पॉन्टेनियस क्लोजर पॉसिबल है इन्फेंट्स में, कुछ केसेस में हो सकता है कि डिफेक्ट जो है अपने आप क्लोज हो जाए। इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हम, डॉपलर्स इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो हमको डिफेक्ट साइज पता चलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेक्ट पता चलेगा, ठीक है। सीरियल ईसीजी एंड इको करेंगे तो हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में पता चलेगा। लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो चेस्ट एक्सरे में हमको पल्मोनरी कंजेशन दिख के आएगा। हमने देखा है कैसा रिवर्स शंटिंग होता है, और सॉरी शंट जो डेवलप होता है राइट टू लेफ्ट में, उसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में फ्लूइड ओवरलोड होता है। फ्लूइड ओवरलोड पल्मोनरी आर्टरीज में भी होता है और फिर वो लंग्स में भी दिख के आता है, तो इसलिए पल्मोनरी कंजेशन दिख के आएगा। एंड ईसीजी में हमको बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिख के आएगी। पहले क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, फिर रिवर्स शंटिंग होगी, एस्पेंजर सिंड्रोम होगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी हमको दिख कर आएगी, ओके। मैनेज कैसे करना है इसको, स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहे तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। हार्ट फेलियर इन इन्फेंसी दिक्कत आता है, इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट को डिगॉक्सिन एंड डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है। डिगॉक्सिन टू इम्प्रूव हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायूरेटिक्स टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड। अगर परसिस्टेंट रहता है तो सर्जिकली रिपेयर करते हैं हम, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है, अर्ली सर्जिकल क्लोजर करना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है सर्जरी की, एस्पेंजर सिंड्रोम अगर डेवलप हो जाता है तो सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर पेशेंट में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट डेवलप हो जाता है तो सर्जरी नहीं करते हैं। राइट टू लेफ्ट शंट हो गया तो नो सर्जरी, ओके। एडवांस एस्पेंजर्स ला ओनली ट्रीटमेंट इज हार्ट लंग ट्रांसप्लांट, हमको यहाँ पे क्या करता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो जाता है अगर एस्पेंजर सिंड्रोम बहुत ही सीवियर हो जाए तो। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस एक्सेलेंट इफ नो एस्पेंजर सिंड्रोम, ठीक है। एस्पेंजर सिंड्रोम होता है तो सर्वाइवल इज रेयर, 2 से 3rd डिकेड में ही सर्वाइवल रेयर हो जाता है ऐसे केस का। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं फटाफट से, परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अभी क्या है यहाँ पे कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, एओर्टा के साथ। अभी हमको पता है कि एओर्टा में ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। जो पहले ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई था राइट वेंट्रिकल में, और ब्लड कहाँ पे से कहाँ पे पुश हो रहा था, फ्रॉम दिस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस से ब्लड पुश हो रहा था कहाँ पे, फीटल सर्कुलेशन में, एओर्टा में। बट अब जैसे जैसे हार्ट नॉर्मल हो जाएगा बर्थ होने के बाद, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी पंपिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, और ये एओर्टा में जो ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है ये पुश होता है कहाँ से, घूम के आने के बाद यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण फ्लूइड ओवरलोड कहाँ पे होगा, वापस से राइट वेंट्रिकल में होगा, क्योंकि ब्लड जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है और लंग्स की तरफ भी जा रहा है और रिवर्स फ्लो होके लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में भी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, फेलियर ऑफ डक्टस आर्टेरियस टू क्लोज आफ्टर बर्थ, ठीक है। डक्टस आर्टेरियस क्लोज नहीं हो पाती, उसकी वजह से ये डिजीज डेवलप होता है। मोर कॉमन इन फीमेल, ऑफन एसोसिएटेड विद अदर कंजेनिटल abnormalities, okay. It accounts for 10% of the total congenital heart diseases. पैथोफिजियोलॉजी कैसे डेवलप होगी, इन फीटल लाइफ ब्लड बाईपासेस लंग्स वाया डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड एओर्टा में चला जाता है, लंग्स के पास नहीं जाता, ठीक है।
Postnatally, persistence lead to continuous left to right shunting. एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी, ये जो ब्लड आएगा ये एओर्टा से डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरीज में आता जाएगा. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा. इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट अप टू 50% आउटपुट, ठीक है, बढ़ जाता है. लार्ज शंट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वैस्कुलर डैमेज और शंट रिवर्सल राइट टू लेफ्ट एस्मेंजर्स में ऑल्सो डेवलप. ठीक है, तो ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी ये जो है ये यहाँ से ब्लड निकलता है नॉर्मली, पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से निकलती है, तो ये कनेक्शन अगर जुड़ा हुआ रह जाए, इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए डायग्राम निकालते हैं अच्छा सा. ठीक है, एओर्टा को हम कंसिडर करते हैं रेड में और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको ब्लू में पकड़ के चलते हैं. ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड है, ऐसा इमेजिन करना है अभी हमको, ये दोनों कनेक्टेड है. तो अभी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे रेड कलर का ब्लड है, मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ब्लू को इग्नोर करो, यहाँ पे रेड कलर का ब्लड है. ओके, ब्लड यहाँ से ऐसे पुश होगा, निकल जाने की कोशिश करेगा, बट ये पाइपलाइन खुली दिख रही है यहाँ पे ब्लड को, तो ब्लड ऑब्वियसली यहाँ पे एंटर होगा. अब ये ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, बट यहाँ पे तो वाल्व क्लोज्ड है. ठीक है, ये ब्लड यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बट वाल्व क्लोज्ड है, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ. तो ये ब्लड जो है यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, ब्लड जाएगा वापस यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में और लंग्स में फ्लो हो जाएगा. गंदा हो गया सारा. ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा. पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल इसको ब्लड को कंटिन्यूसली ट्राई करेगा टू पुश ब्लड एओर्टा के अंदर ही सिर्फ, तो उसकी वजह से उसका वर्कलोड बढ़ेगा. ओके, तो अब क्या होगा कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, उसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ेगा और वैस्कुलर डैमेज होगा लंग्स में. ओके, बट एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ये जो ब्लड है ये ब्लड कंटिन्यूसली लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भी कलेक्ट होने लग जाएगा, और जो शंट था नॉर्मल वो क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे वापस से स्टोर होने लग जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा? एस्मेंजर सिंड्रोम डेवलप होगा. क्लिनिकल फीचर्स क्या बोलते हैं इसके? ऑफन असिम्टोमेटिक फॉर ईयर्स. ठीक है, पुअर ग्रोथ, डिलेड डेवलपमेंट, डिस्निया, हार्ट फेलियर, ये तो होना ही है. पुअर ग्रोथ क्योंकि बराबर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सारे ऑर्गन्स को पहुंच नहीं पा रहा है और डिलेड डेवलपमेंट होगी. डिस्निया होगा क्योंकि लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही है. हार्ट फेलियर होगा क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है और हमको पता है वॉल्यूम ओवरलोड होता है हार्ट में, तो हार्ट का फेलियर होता है. मरमर सुनाई देगी, कंटिन्यूस मशीनरी मरमर्स, मरमर विद सिस्टोलिक एसेंचुएशन, मतलब क्या? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में फ्लो होता है. कहाँ से? डक्टस आर्टेरियोसिस से. तो जैसे ही डक्टस आर्टेरियोसिस में से ब्लड पास होगा तो वो मरमर साउंड सुनाई देगी, मशीन मरमर सुनाई देगी. ओके, बाउंडिंग हाई वॉल्यूम पल्स होगी बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट. ओके, चेस्ट एक्सरे बताएगा एनलार्ज पल्मोनरी आर्टरीज. ईसीजी बताएगा नॉर्मल कभी कभी या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, तो जो तुम्हारी क्यू आर एस वेव होती है उसमें से एस वेव जो है वो बहुत ही लंबी दिख के आएगी, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुई है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई है. तो ये एस वेव जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की एस वेव जो है वो ऑलमोस्ट आर वेव के बराबर हो जाएगी. ओके, तो वेंट्रिकल्स जो है या फिर उससे लंबी भी हो सकती है अगर हाइपरट्रोफी बहुत ज़्यादा हो जाए तो. अगर एस्मेंजर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो ये सारे मर्मर्स जो है वो डिसअपियर होने लग जाते हैं.
इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे एंड ट्रीटमेंट, पहले तो हम ईसीजी करवाएंगे और हमको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये दिख के आ जाएगी। कैसे? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एस है वो बहुत ही डीप चला जाएगा नीचे, वो आर वेव की जितना हो जाएगा डीप, और हम बोल सकते हैं ऐसे केस में ये जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, और हमको राइट एक्सिस डेविएशन दिख के आएगा हार्ट का। ओके, चेस्ट एक्सरे पल्मोनरी आर्टरीज एनलार्ज दिख के आएगी उसमें। इसको अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है? इम्प्लांटेबल ऑक्लूसिव डिवाइसेस एट कार्डियक कैथेटराइजेशन इज प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। हम क्या करेंगे, उसको ऑक्लूड करने की कोशिश करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को। मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? इंडोमिथासिन आइबुप्रोफेन देकर। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्या कैसे पेटेंट रहती है फीटस में? बिकॉज ऑफ दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एनएसएइड्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये क्लोजर हो जाएगा डक्टस आर्टेरियोसिस का। ठीक है, अभी हमको कुछ कंडीशंस है जहाँ पे उसकी पेटेंसी मेंटेन करा के रखनी पड़ती है, जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस के केस में तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूज कराएंगे और उसको पेटेंट रखेंगे कुछ केसेस में। ठीक है, हमेशा नहीं। नेक्स्ट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल डिजीज है। कहाँ होता है? 1 in 2000 बर्थ्स। ठीक है, अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ ऑल द कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑफ साइनोसिस आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस। अब यहाँ पे क्या दिख के आता है? क्लासिकल ट्रायड टेट्रायड दिख के आता है, ट्रायड नहीं टेट्रायड। चार चीजें अगर ये दिख के आती हमको पेशेंट में, तो हम पेशेंट को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। टेट्रा मतलब चार। ठीक है, ये चार फीचर्स दिख गए तो हम डिक्लेयर कर देते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। तो वो चार चीजें है क्या? राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या? राइट वेंट्रिकल से आउटफ्लो होता कहाँ है? पल्मोनरी आर्टरीज में। तो ये जो आउटफ्लो है इसका ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तो क्या होगा? मोस्टली पल्मोनरी स्टेनोसिस रहेगा। ठीक है, पल्मोनरी जो है ये स्टेनोसिस ही रहेगा। यहाँ पे जो है ये वाल्व स्टेनोसिस हो सकता है, या तो ऊपर में डिफेक्ट हो सकता है, नीचे डिफेक्ट हो सकता है, बट ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल नहीं पाता है, इसलिए इसको बोला है राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो और ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ब्लड बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी दिख के आएगी, ताकि ये ब्लड जो है यहाँ से ये पुश कर पाए राइट वेंट्रिकल, ये कोशिश कर पाए। ओके, यहाँ पुश करने की। ओके, ये हो गया लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो थी कि यहाँ से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन था, राइट वेंट्रिकल भी एनलार्ज था, और एक चीज जो गड़बड़ कर दे रही है कि यहाँ पे एक बड़ा सा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी क्रिएट हो जा रहा है। और ये चीज यहाँ पे ही नहीं रुकती है, और एक चीज हो जाती है ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा। मतलब क्या? ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसके मुंह के पास ही ये एओर्टा खुले जाएगी, एओर्टा के पास ही खुलेगा ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो क्या होगा? ये ब्लड क्या, अब तो ये यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी ही थी, तो क्या हो रहा है? ये ब्लड जो है डायरेक्टली क्या हो रहा है? एओर्टा में ही घुस रहा है, राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली एओर्टा में ब्लड घुस रहा है। ओके, तो चार चीजें क्या क्या है? पहले तो पल्मोनरी स्टेनोसिस दिख के आ रहा है पेशेंट में, दिस स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकेंड, ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा। ये एओर्टा जो है ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के पास ही खड़ी हुई है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिख के आ ही रहा है, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिख के आ रही है। मतलब क्या? ये जो यहाँ पे अनसैचुरेटेड ब्लड है वो सीधा सीधा कहाँ घुस रहा है? एओर्टा में घुस रहा है। तो पेशेंट में साइनोसिस और ब्रेथलेसनेस और डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बहुत ही कम हो पाती है। ओके, तो अभी पैथोजेनेसिस देखते हैं। ड्यू टू अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बल्बार सेप्टम, मिसअलाइनमेंट ऑफ द एओर्टा एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होगा जिसके कारण ये सारा डिजीज हो रहा है। बल्बार सेप्टम बराबर से अलाइन नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और मिसअलाइनमेंट ऑफ एओर्टा हो जा रहा है। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में बी
कैसा हो सकता है? राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है, ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये सब वैल्वुलर हो सकता है, वाल्व के नीचे हो सकता है, वैल्वुलर हो सकता है, वाल्व में हो सकता है, या फिर सुप्रा वैल्वुलर वाल्व के ऊपर हो सकता है। तीनों में से कहीं पे भी ये वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, अभी राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये मसल जो है बहुत डेवलप हो गया है राइट वेंट्रिकल के, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंपैरेटिवली छोटा है। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है, इसमें से ब्लड यहाँ पे एंटर होगा और वो कहाँ जाएगा? एओर्टा में भी जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है ये यहाँ पे भी कलेक्ट होगा। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो मतलब इसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट शंटिंग, जिसको हमने एस्मेंजर सिंड्रोम का नाम भी दिया है। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, जिसमें एस्मेंजर सिंड्रोम डेवलप होगा और साइनोटिक ब्लड एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन दिख के आएगा। ठीक है, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन वर्सन विद एड्रेनर्जिक स्टिमुलाई। अभी इमेजिन करो कि पेशेंट को ये एक्सरसाइज कर रहा है ऐसी कंडीशन में, अभी ऐसे कंडीशन में एक्सरसाइज कर रहा है, सिंपैथेटिकली स्टिमुलेटेड हार्ट, तो और जोर जोर से साइनोटिक ब्लड क्या होगा? एओर्टा में पुश होगा। अभी जब ये साइनोटिक ब्लड एओर्टा में पुश होगा, तो ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, सोचो अभी सर में पहुंच रहा है, बिना ऑक्सीजन वाला सर में ब्लड पहुंच रहा है और पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, तो पेशेंट को चक्कर आएंगे और सिंकोप वगैरह ये सारी चीजें दिख के आएंगी। जब ये होता है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, जब एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं साइनोटिक स्पेल्स। ठीक है, साइनोटिक स्पेल्स, जिसमें पेशेंट की कंडीशन एकदम से वर्स्ट हो जाती है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या है? साइनोसिस, ऑब्वियस सी बात है, दिख के आएगा। क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है। अभी साइनोसिस में बी एब्सेंट एट बर्थ, डेवलप्स एज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, अभी फैलेट स्पेल्स दिख के आएंगे, सडन सीवियर साइनोसिस, डिस्निया, सिंकोप, एपनिया, क्राइंग ऑन फीडिंग। मतलब बच्चे में एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्राइंग एंड फीडिंग। तो क्या हो रहा है? एकदम से डिमांड फॉर ऑक्सीजन बढ़ जा रही है, जो कि ये जो कंडीशन है ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पेशेंट में ये फैलेट स्पेल्स दिख के आ रहे हैं। ठीक है, सडन सीवियर साइनोसिस, एकदम से नीला पड़ जाएगा बच्चा, और उसमें क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी बच्चे को, और सिंकोप ऑफ एपनिया वगैरह दिख कर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज फैलेट स्पेल्स। ठीक है, ये याद रखना है फैलेट स्पेल्स को। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या दिख के आएगा? प्रोग्रेसिव साइनोसिस दिख के आएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन दिख के आएगा, डिजिटल क्लबिंग, पॉलीसाइथेमिया, ये सारी चीजें दिख के आएंगी। पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी बढ़ जाना। ठीक है, आरबीसी बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल नहीं रहा है, तो किडनीज को लग रहा है कि आरबीसी की कमी है, तो किडनीज क्या करेंगे? इरेथ्रोपोएटिन सिक्रीट करेंगे। इरेथ्रोपोएटिन कंटिन्यूसली सिक्रीट होते रहेगा, बोन मैरो स्टिमुलेट होता रहेगा, और बोन मैरो में से आरबीसी ज्यादा निकलते रहेंगे। इसके कारण क्या होगा? पॉलीसाइथेमिया दिख के आएगा ऐसे पेशेंट में। अभी डिजिटल क्लबिंग हमको पता है साइनोसिस में दिख के ही आती है। ग्रोथ रिटार्डेशन भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलना चाहिए ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है। तो ऐसे बच्चों में जिनमें फैलेट स्पेल्स दिख के आ रहे हैं ड्यू टू एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, अब जब ओल्डर हो गया है बच्चा, तो क्या करेगा? स्क्वाट करने की कोशिश करेगा आफ्टर एक्सर्शन। अब इससे क्या होगा कि फैलेट, इसको बोलते हैं स्क्वाट करने की कोशिश करेगा आफ्टर एक्सर्शन, इसको बोलते हैं फैलेट साइन। अब इसमें एक्सर्शन के बाद ये स्क्वाट करने में इसको मजा क्या मिल रही है? मतलब क्या? बैठने की कोशिश कर रहा है, स्क्वाट करने की कोशिश करेगा। इससे क्या मिल रहा है बच्चों को? यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है राइट टू लेफ्ट शंटिंग। जिससे क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट शंटिंग कम हो रहा है, और सिर्फ लेफ्ट साइड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण बच्चे को एकदम से रिलीफ मिल रहा है। इसको बोलते हैं फैलेट साइन। ठीक है, अभी इमेजिन करो हार्ट है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ये जो राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रहा था वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट शंटिंग, और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड वो वापस से एंटर होगा इसमें, जिससे कारण
पेशेंट को, बच्चे को रिलीफ मिलेगा थोड़ा बहुत, और क्या होगा, नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स और बाकी के ऑर्गन्स तक मिल पाएगा। इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्लेजर मिल पा, मतलब नॉर्मल हो पा रहा है बच्चा, तो स्क्वाटिंग हेल्प कर रहा है, जिसको बोलते हैं फैलेट साइन। फैलेट स्पेल्स अलग है, फैलेट साइंस अलग है, ठीक है। एकदम से साइनोसिस, डिस्निया और सिंकोप डेवलप हो जाए उसको फैलेट स्पेल्स बोलते हैं। और बच्चा अगर स्क्वाट करके बैठ रहा है, बहुत बार एक्सर्शन होने के बाद स्क्वाट करने की इच्छा रख रहा है, उसको फैलेट साइन बोलते हैं। ये दिख के आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, ठीक है। मरमर सुनाई देंगी क्योंकि अब इतना बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक एरिया बन गया है, राइट वेंट्रिकल इज एनलार्ज्ड, तो बहुत ही टर्बुलेंट ब्लड फ्लो रहेगा। और जो है पल्मोनरी आर्टरीज में भी बहुत जोर जोर से ब्लड घुसेगा, तो हमको लाउड इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगी पल्मोनरी एरिया में। वेरिएंट माइल्ड राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन असाइनेटिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेटी दिख के आ सकता है। इसका वेरिएंट है माइल्ड फॉर्म ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहे तो, मतलब क्या कि पल्मोनरी स्टेनोसिस ज़्यादा सीवियर ना हो तो असाइनेटिक टाइप ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट दिख के आ सकती है हमको, ओके। डिपेंड करता है कि राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो कितना ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब पल्मोनरी स्टेनोसिस कितना सीवियर है। कम सीवियर है तो हमको माइल्ड फॉर्म दिखेगा, ज़्यादा सीवियर है तो साइनोटिक वाला दिख के आएगा, ठीक है। कम है तो असाइनोटिक दिख के आएगा, मतलब क्या यहाँ पे साइनोसिस नहीं होगा अगर माइल्ड फॉर्म है तो, ओके। अभी इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशंस में इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। इसका डायग्नोसिस कैसे मिलेगा हमको, इकोकार्डियोग्राफी में ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमको दिख के आएगा। ईसीजी जब हम करवाएंगे तब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिख के आएगी। हमने पहले ही डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब होती है तो क्या होता है, जो एस वेव है, ठीक है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो एस वेव है ये आर वेव की जितनी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज कहाँ दिख के आ रही है हमको, ये V5 में दिख के आ रही है, देखो V5 में दिख के आ रही है कि जितनी लंबी आर वेव थी उतनी लंबी एस वेव है, ओके। आर वेव एस वेव, ठीक है। सिमिलरली V6 में भी दिख के आ रही है, आर वेव एस वेव इक्वली लंबी है, ओके। ईसीजी में हमको पता चल गया क्या दिख के आएगा। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या हो गया, ये राइट वेंट्रिकल यहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे होता है। ये अगर नॉर्मल है तो हार्ट ऐसा दिख के आता है, अगर ये एनलार्ज हो जाए तो ये पार्ट एनलार्ज होके ऐसा दिख के आता है। तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सारा एरिया जो है राइट वेंट्रिकल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये कैसा दिखेगा, बूट शेप दिख के आएगा हार्ट, ठीक है। ये देखो बूट के जैसा दिख के आ रहा है हार्ट, है ना, तो बूट शेप दिख के आएगा हार्ट। तो boot shaped heart is the classical feature of tetralogy of Fallot, okay, TOF। स्मॉल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का चेंजेस दिख के आएंगे, एनलार्ज दिख के आएंगे थोड़ी बहुत। मैनेजमेंट कैसा है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट, टोटल सर्जिकल करेक्शन। पहले तो क्या करोगे, सर्जिकल करेक्शन में पल्मोनरी स्टेनोसिस रिलीव करोगे, ठीक है, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करेंगे हम। ये कब करते हैं हम, यूजुअली बिफोर 5 years ऑफ एज, बच्चा 5 साल के होने से पहले ही हम ये दोनों करेक्शंस कर देते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस को ओपन करेंगे और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करेंगे, ओके। पोस्ट ऑपरेटिव गुड प्रोग्नोसिस इफ रिपेयर्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में ही अगर हमने रिपेयर कर दिया तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। लाइफ लॉन्ग फॉलो फॉर रेसिडुअल शंट रिकरेंट राइट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और अरिथमियास का हमको रखना पड़ता है। समटाइम्स इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स इन एडल्ट में भी रिक्वायर्ड, ठीक है, डिफिब्रिलेटर्स भी लगाना ज़रूरी हो सकता है कभी कभी। चलो, थैंक यू।